Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 2 of exercise 6.2 from chapter 6 lines and angles of class 9th NCERT. So question में given है आपको एक फिगर गिवन है, राइट? क्या बोल रहे हैं? AB पैरेलल टू CD. सो ये जो AB लाइन है ये CD लाइन के पैरेलल है, कॉमा CD पैरेलल टू EF, और ये जो CD लाइन है ये पैरेलल है EF के. तो देखो मैं आपको कलर करके बताती हूँ. यहाँ पे क्या है, ये AB लाइन, ये वाली लाइन, ये जो AB लाइन है ये किस लाइन के पैरेलल है? CD लाइन के, राइट? AB पैरेलल है CD के. और क्या है? CD पैरेलल टू EF, यही CD लाइन जो है ये EF के भी पैरेलल है, राइट? तो ये क्या है, ये जो CD लाइन है ये इन दोनों लाइंस के पैरेलल हो गई, तीनों कलर्ड हो गई ना. तो ये क्या है, CD लाइन जो है AB के भी पैरेलल है और EF के भी पैरेलल है, राइट? और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? Y रेशियो Z. यहाँ पे आपके पास देखिए ये एंगल है Y और ये एंगल है Z, इनका रेशियो भी गिवन है 3:7, 3:7. डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, रेशियो गिवन है. और हमें क्या करना है? फाइंड x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था आपको एंगल गिवन था तो उससे आपने एंगल्स अप्लाई कर लिए थे, बट यहाँ पे क्या है? रेशियो गिवन है, ठीक है? सिर्फ y और z का रेशियो गिवन है 3:7 और उसके बेसिस पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे आपके पास फिगर को ऑब्जर्व करें तो ये जो मैंने रेड से बनाई है ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है? और ये तीन लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस. AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के. तो ये तीन है पैरेलल लाइंस और ये है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन. और उसके बाद में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जब भी लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही हो तो आपको जितने भी तीनों केसेस बताए हैं एंगल्स के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स F शेप में जो होता है, देन आपका अल्टरनेट एंगल्स Z शेप एंड E शेप फॉर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो ये आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए. और ये सबके लिए मैंने आपका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है एक्सरसाइज 6.2 का, वो आप अच्छे से समझ लें, बिकॉज वही सब जो रूल्स हैं वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे. तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ना एक थ्योरम लगेगी, क्योंकि अभी तक हमने देखिए जो भी क्वेश्चन करे उसमें दो लाइंस पैरेलल होती थी, ठीक है? जैसे ऐसे होती थी फिगर, दो लाइंस पैरेलल है और एक उनको ट्रांसवर्सल क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? अभी तक आपने ऐसे ही क्वेश्चन करे, बट यहाँ पे क्या है? 3 लाइंस हो गई. तो लाइंस 3 हो गई, तो जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही थी तो दो लाइंस पैरेलल होती थी. एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों लाइंस पैरेलल होती थी. पर यहाँ पे आपका क्या है? ये तीनों आपस में पैरेलल नहीं है. AB पैरेलल है CD के, ये लाइन इसके पैरेलल है, और CD पैरेलल है EF के, ठीक है? ये लाइन इसके पैरेलल है. तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है 6.6, उसमें क्या है कि अगर एक लाइन है जो पैरेलल है सेम लाइन के, ये CD लाइन है जो पैरेलल है AB के भी, और ये CD लाइन है पैरेलल है EF के भी. दैट मीन्स ये CD लाइन क्या है? ये बीच में ये कॉमन है, ये दोनों लाइन के पैरेलल है. तो इस CD की वजह से ये तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल. तो सबसे पहले हमें यही राइट करना है, ठीक है? सो इट इज गिवन दैट, आपको ये गिवन है कि AB पैरेलल टू CD, कॉमा CD पैरेलल टू EF. तो क्वेश्चन में पहले जो गिवन है उससे जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं पहले हम वही लिख लेते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो CD लाइन है ये दोनों के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं ये तो तीनों आपस में क्या हो गई? पैरेलल. AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF. अभी हमने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, इसके लिए भी हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 6.6, जिसका स्टेटमेंट होता है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, जो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है दैट मीन्स वो सारी लाइन से हो गई पैरेलल. सो वो थ्योरम का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रेफरेंस में रीजन लिखना है. सो बाय थ्योरम 6.6, ये जो मैंने थ्योरम 6.6 लिखा है ये आपके रेफरेंस के लिए लिखा है कि ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 पे है. उस थ्योरम के रेफरेंस से हम लिख रहे हैं लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है? ये जो लाइन है ये सेम लाइंस के पैरेलल है, मतलब AB लाइन भी CD के पैरेलल है और EF लाइन भी CD के पैरेलल है. तो ये जो दोनों लाइंस है ये भी आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल. तो इस स्टेटमेंट को आपको लिखना है, देन आपका यहाँ पे लिखना है. तो ज्योमेट्री में जो भी आप लिखेंगे उसके बिहाफ पे आपको रीजन लिखना है, उस रीजन के ही मार्क्स होते हैं मेन. डायरेक्ट आप लिख देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है? तो अब हमें जो कंडीशन गिवन है अब हम उसे देखते हैं. तो यहाँ तो हमने लिख दिया, फर्स्ट ये हो गया, तीनों लाइन्स पैरेलल हो गई. अब हमें एक कंडीशन गिवन है कि Y रेशियो Z कितना है? 3:7. अब हम इसे यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है?
और हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड ये जो गिवन एंगल्स हैं फिगर में, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ देखिए ये तीनों लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है। तो अगर ए बी लाइन पैरेलल है ई एफ के, मैं फर्स्ट और थर्ड को ले रही हूँ, इफ ए बी लाइन इज पैरेलल टू ई एफ, तो मैं कह सकती हूँ एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखिए ये जेड की शेप बन रही है, यहाँ से यहाँ तक और ऐसी ये बन रही है ना जेड की शेप, ऐसी जेड की शेप बन रही है। तो जेड शेप में यहाँ पे क्या है आपके पास, देखिए ये लाइन है ए बी और ये लाइन है आपकी थर्ड लाइन हम ले रहे हैं पैरेलल है जो ई एफ के, ठीक है। और ये आपको एंगल गिवन है दिस वन, दिस इज एक्स, और यहाँ पे एंगल गिवन है जेड, ठीक है। तो इस तरह से देखो कि हमारे पास ये जेड शेप बन रही है और जेड शेप में हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो ये एंगल एक्स हो गया और ये एंगल जेड है, ये लाइंस के अंदर की तरफ है। सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड। ओके, तो एक्स और जेड में रिलेशन क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। ओके, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और रिमेनिंग जो भी रिलेशन है वो हम पहले देखेंगे बाद में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। नाउ हम इनको ले रहे हैं ए बी और ई एफ को, ये तीनों आपस में पैरेलल है बट मैंने फर्स्ट और थर्ड को ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल है। नाउ ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, और ये जो लाइन है आपकी ये कैसी है, ट्रांसवर्सल। अगर मैं इस लाइन को सपोज टी नाम दे देती हूँ, ये जो लाइन है रेड लाइन, ये इसे टी नाम दे दिया, तो टी कैसी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल। सो नाउ ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड टी इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल हो गई और ये पैरेलल लाइंस है। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। जेड शेप बन रहा है ना, ये जेड शेप बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सभी कंसेप्ट चिल्ड्रन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 में समझाया हुआ है। तो इसलिए अगेन एंड अगेन मैं स्ट्रेस करूँ इस फैक्ट पे कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो डेफिनेटली देखें, तभी आपको ये सब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो इंप्लाइज यहाँ से क्या हो गया, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। आपको रीजन भी लिखना है, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये जो y एंगल और z एंगल है, यहाँ पे तो हमारे पास कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्या होना चाहिए, f बनना चाहिए। तो f में आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो f भी नहीं बन रहा है कि तो दोनों एंगल्स में कोई रिलेशन नहीं है। और कंसेक्यूटिव एंगल कब बनते हैं, जब आपका ई शेप में अंदर के एंगल्स जो बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो यहाँ पे तो कंसेक्यूटिव एंगल में क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो y और z उस तरीके से है ही नहीं कि उनमें कंसेक्यूटिव एंगल्स भी लग जाए या करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लग जाए, तो ठीक है। तो y और z के बीच में दैट मीन्स कोई रिलेशन नहीं है। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं x और y के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, आप यहाँ पे देखिए, ए बी लाइन इस सी डी लाइन के पैरेलल है, राइट। तो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे ई शेप बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं आप, ई शेप बन रहा है इस साइड में ऐसे करके, राइट। ई शेप बन रहा है, विदाउट आप लाइन नहीं देंगे, ये वाली शेप बन रही है, यानी मिरर इमेज बन रही है ई की इस साइड लेफ्ट साइड। तो ई शेप बन रहा है, तो ई वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। वो क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं उन्हें कंसेक्यूटिव एंगल्स कहते हैं और उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये आपके लाइन है ए बी और ये लाइन है आपके पास सी डी, और इसके अंदर कौन से एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे है x और यहाँ पे है y। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो राइट डाउन ऑल्सो ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। हमने पहले लिया था जब हमने एंगल एक्स को एंगल जेड के इक्वल लिया था, उस केस में आपने ए बी पैरेलल टू ई एफ दो लाइन्स ली थी, उन दोनों के बीच में आपने एंगल्स इक्वल लगाए थे। अब हम ले रहे हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। तो आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना होता है, चाहे वो आपकी कंसेक्यूटिव एंगल्स हो, करस्पॉन्डिंग हो या अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी आप अप्लाई करो, इस तरीके से पहले आपको लिखना है कि कौन सी लाइन के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल भी आपको राइट करना है, तभी आप लिखेंगे कि वो एंगल उसके इक्वल है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे हमने ई एफ ए बी पैरेलल टू ई एफ लिया था, देन आपने लिखा था नाउ वी आर टेकिंग दीज टू लाइंस पैरेलल ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया यहाँ पे, तो देयरफॉर सिर्फ ई वाले शेप में यानी कंसेक्यूटिव एंगल के शेप में दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होते, उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, मींस 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एक्स प्लस एंगल y, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। आप यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे, सिंस सम ऑफ consecutive interior angles is 180 degree, right?
अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने निकाला था कंक्लूजन एंगल x इक्वल टू एंगल z, इसे इक्वेशन नंबर 1 आप एज्यूम कर लो, और ये जो निकला है इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम 1 एंड 2 से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल x इक्वल टू एंगल z है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से एंगल x इक्वल टू एंगल z है, तो हम एंगल z रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 2 इक्वेशन नंबर 2 में। सो जहां पे x है वहां पे हम एंगल z कर सकते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव एंगल x की जगह रिप्लेस कर दिया एंगल z प्लस एंगल y एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है एंगल z और एंगल y में आ गई है, और जो रेशियो आपको गिवन है वो भी y और z के बीच का रेशियो है। तो सिंपली अब आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट इज द गिवन रेशियो। सो गिवन कि किसका रेशियो गिवन है, y रेशियो z आपको गिवन है 3:7, ये रेशियो गिवन है। तो जब भी रेशियो गिवन होता है तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, आपको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। लेट हमने मान लिया y और z का कॉमन रेशियो है सपोज k, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3k, क्योंकि y का रेशियो है 3, आपको जो रेशियो गिवन होता है उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। तो y हो गया 3k, z हो गया 7k। सो राइट डाउन, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन y एंड z का कॉमन रेशियो मान लिया हमने k, तो y की वैल्यू हो गई 3k, z की वैल्यू हो गई 7k। अब हमें यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x का रिलेशन z से है, क्योंकि x इक्वल टू z है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बोल ही दिया है। तो अगर हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल दें तो वही आपकी x की वैल्यू भी हो जाएगी। तो यहाँ पे y इक्वल टू 3k, z इक्वल टू 7k है, और इस इक्वेशन में हम y और z की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट्स से ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। सो पुटिंग वैल्यू y एंड z इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे फ्रॉम 3 वी हैव, फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 से आपके पास क्या हुआ, वी हैव y की वैल्यू है आपके पास 3k और z की वैल्यू है 7k। तो एंगल z प्लस एंगल y, तो एंगल z कितना है 7k, y कितना है 3k। राइट डाउन, तो ये हो गया 7k प्लस 3k इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। 7k प्लस 3k मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, 7 प्लस 3 दैट इज 10k इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से k की वैल्यू आपने निकाल ली 180 डिग्री, ये 10 मल्टीप्लाई में था, अदर साइड में जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। सो इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। राइट, अब हमें क्या करना है, जैसे आपको बताया एंगल z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, क्योंकि तभी एंगल z आपके पास एंगल x के इक्वल होगा। सो नाउ एंगल z आपने क्या माना था, एंगल z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए एंगल z है 7k, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास, तो एंगल z है 7k मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 18। राइट, सो ये हो गया 18 इंटू 7, 18 7 से होता है 126 डिग्री। सो यहाँ से एंगल z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। और बट हमें एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड x, यहाँ पे है ना फाइंड x, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में हमने बोला था यहाँ पे कि एंगल x किसके इक्वल है, एंगल z के। सो ना राइट डाउन फाइनली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, therefore from equation number 1 we have एंगल x किसके इक्वल है, एंगल z के, और एंगल z की वैल्यू कितनी आई 126 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू भी कितनी आ गई 126 डिग्री। राइट, सो दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको सब थ्योरम का रेफरेंस और जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, देन इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, तो स्टेटमेंट्स आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।